हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब लोग। एग्जाम्स आर वेरी नियर एंड मैंने सोचा कि आज फिजिक्स पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो आज का जो टॉपिक होने जा रहा है मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वर्क एनर्जी पावर। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, बेसिकली पूरा का पूरा रिकैप करने वाले हैं, पूरा का पूरा रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि 1 मंथ बचा हुआ है। और क्योंकि अगर आप अच्छे मार्क्स यानी कि गुड मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं एग्जाम में, तो याद रखिएगा आप कितनी नॉलेज रखते हैं ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप रिवीजन कितने फास्ट तरीके से करते हैं, कितने टाइम्स रिवीजन करते हैं। तो इस वीडियो में आज हम वर्क एनर्जी पावर का पूरा क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं और चैप्टर को रिकॉल करने वाले हैं, रिकैप करने वाले हैं। तो बेस्ट है आप पेन और कॉपी ले लीजिएगा। पूरा का पूरा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पीपीटी में आपको वर्क एनर्जी पावर का मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। आईसीएसई बोर्ड के लिए आपका वीडियो बहुत ही बेटर होने वाला है। सीबीएसई बोर्ड में क्लास 9th में ये वीडियो मिलता है, आपका चैप्टर मिलता है, तो लेकिन 10th क्लास में आईसीएसई बोर्ड में दिया गया है। ऐसा ही हम लोग यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैंने आपसे किया है वादा, तो लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। इसके बाद हम लोग इसी चैप्टर के एमसीक्यू, इवन की 50 एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं बहुत ही जल्दी। फिर आपको मैं इसी तरह का मशीन हो गया, आपका फोर्स हो गया, इसके बाद में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि रिफ्लेक्शन वाला जो टॉपिक है, स्पेक्ट्रम वाला टॉपिक है, साउंड है, सभी टॉपिक्स के रिवीजन रिकॉप आपको रिकैल कराऊंगा आपका। एंड आफ्टर दैट हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करने वाले हैं और आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा कैसे आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पीपीटी दिखा देता हूं, तो आपको मजा आने वाला है कि आज की जो हमारा ये सेशन है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्लियर। सो हमारा जो आपकी पीपीटी है बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हमारे जो टॉपिक्स हैं। वर्क एनर्जी पावर में दिख रहे हैं आपको दो साइंटिस्ट दिख रहे हैं, जेम्स प्रेस्कॉट जूल। जूल आपको पता है वर्क की यूनिट होती है सर। तो ये एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली बार इसके बारे में बताया था और इन्हीं के बेसिस में सर उसकी यूनिट दी गई है। एंड जेम्स वॉट के बारे में आपने सुना होगा कि पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वॉट होती है। तो इसीलिए जेम्स वॉट आपका 1736 से 1819 के बीच में इनका मतलब लाइफ आपका रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक के अंतर्गत हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ये आपके 5-6 आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहले हम वर्क के बारे में देखेंगे कि वर्क होता क्या है, बेसिकली रियल लाइफ में वर्क का क्या मतलब है, वर्क डन बाय द ऑब्लिक फोर्स क्या है, पॉजिटिव, जीरो एंड निगेटिव वर्क क्या होता है। यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। देन हम लोग बात करेंगे एनर्जी के बारे में, देन हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ठीक है ना। इन दोनों को मिलाकर मैकेनिकल एनर्जी बात की जाती है। एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होती है तो क्या होता है। एंड वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट पावर्स एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो फटाफट मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ, फिर मैं डिस्कस करूंगा। ये आपको अलग अलग स्लाइड्स है जिनमें आपको मजा आने वाला है और मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल वे में भी आपको दिखाऊंगा, फील कराऊंगा। ये पूरा का पूरा हमारा अर्थ के करस्पॉन्डिंग भी हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। मतलब आप ये मान के चलिए कि आपका वीडियो में जब आप देखेंगे तो टाइम वेस्ट तो नहीं होने वाला है और कॉन्सेप्ट भी आपको क्लैरिटी होने वाली है। क्लियर। सो सर शुरू करते हैं स्टार्टिंग से और बस मजे के साथ आप यानी कि शुरू कर दीजिए और स्ट्रेस और डिप्रेशन नहीं कर लेना है सर। बहुत सारे बच्चे कैसे होंगे सर, एग्जाम आ रहा है तो एग्जामोफोबिया हो जाता है उनको। इस एग्जामोफोबिया से बचना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, प्रिपरेशन करिए आप लास्ट मोमेंट तक। आपने देखा ना सर, जो क्रिकेट होता है ना सर, क्रिकेट सर अगर आपको देखा होगा सर, अगर 15 बॉलों में 15 बॉल्स में अगर 5 रन भी बनाने होंगे ना तो सर लेट हिम टू गो नहीं करते बॉलिंग वाले, वो लास्ट बॉल तक क्या करते हैं सर, उसके लिए डेडिकेशन में लगे रहते हैं कि हो सकता है टर्निंग पॉइंट कहीं भी आ जाए। तो आपको लास्ट मोमेंट तक आपको प्रिपरेशन करते रहना है। क्लियर। यानी कि अगर आपको 1 रन भी बनाना है, आपके पास 10 बॉल्स हैं सर, इसके बावजूद भी बॉलर हमेशा ट्राई करता है कि विकेट निकालना है, हार नहीं मानता सर। आपको उस जज्बे के साथ तैयारी करनी है सर। क्लियर। ये मत सोचिएगा कि आपने टाइम वेस्ट किया है, आपका टाइम निकल चुका है, क्या हम प्रिपरेशन कर पाएंगे, 1 महीने में नहीं कर पाएंगे सर। बहुत होता है 1 मंथ, 30 डेज। आप चाहो तो उसे 60 बना सकते हो। 1 दिन इक्वल टू 2। रात में तो आप 12 घंटे सोते ही ना सर, उससे भी कुछ टाइम निकालिए सर पढ़ने के लिए, बहुत होता है समय। ठीक है, तो बस शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज वर्क के बारे में बात करते हैं। देखिए रियल लाइफ में तो हम सभी काम करते ही करते हैं, वर्क करते ही करते हैं सर। उसी प्रकार वर्क है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर एक आपका ये घोड़ा है, दैट इज कॉल्ड हॉर्स। ठीक है, हॉर्स है आपका, ये आपको दिख रहा होगा और ये आदमी है सर चला रहा है। लोग बैठे भी होते हैं बहुत सारे वर्किंग के लिए सर, सामान ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। बेसिकली पहले राइडिंग के लिए भी यूज किया जाता था। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ये वर्क कर रहा है? हम साइंटिफिक वे में आएंगे, वर्क की डिफिनीशन देखेंगे और बहुत ही फास्ट देखेंगे, टेंशन मत लेना, बहुत ही फास्ट कवर अप करने वाले हैं। तो क्या आपको ये लगता नहीं कि ये जो हॉर्स है ये वर्क कर रहा है, मैन के द्वारा या कुछ वर्क किया जा रहा है सर? कैलकुलेटेड होगा,
देखेंगे सर, ये आपको कुछ समझ में आएगा, ये कुछ बताता है। दूसरा, आप लैडर में चढ़ते हो, देखो ये कई सारे लोग हैं, मान लिया कि किसी ऑफिस में जा रहे हैं सर, लेट हो गए, फास्ट रनिंग करते हुए चढ़ते हुए चले जा रहे हैं सर, लेकिन क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि जब ये चढ़ रहे हैं, ये आपके ऑफिस में जा रहे हैं, 3rd फ्लोर में पहुंचना है इनको, अपना लैडर में अपना चलना है सर, तो क्या ये वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सर? वर्क, डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं सर, चढ़ रहे हैं ऊपर, फोर्स लगा रहे होंगे सर, वर्क तो कर ही रहे होंगे सर। करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या साइंस इसको वर्क मारता है कि नहीं मानता है? और हमने देखे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे आए हुए हैं, ठीक है, तो हमको इसके बारे में भी थोड़ा सा समझना होगा। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा एक फिगर। फिर इसके बाद आपके सामने देखता है कि सर कार में आप बैठे हैं सर, आपको कार से कानपुर से दिल्ली जाना है सर, बहुत ही फास्ट तरीके से आपको जाना है सर, आपने 120 की स्पीड लगा दी कार में, आपको पहुंचा दिया उसने 5-6 घंटे में दिल्ली। लेकिन क्या कार से जब आप वहां पहुंचे तो क्या आपके कार ने वर्क किया है? जस्ट इमेजिन, क्या वर्क किया गया है इसके द्वारा? अगर वर्क नहीं किया गया है तो सर हम पहुंचे कैसे? कहते हैं ना काम करेंगे, तो सर यहां पे कार के द्वारा कौन वर्क करता है सर? वर्क भी कार में कौन करता है सर? दैट इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन इज रेज्ड इन योर माइंड। देखिए, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए सर। मैं अक्सर एक चीज कहता हूं कि सर वंडर होना चाहिए लाइफ में। आपके लाइफ का वंडर जा चुका है सर, वंडर, क्यूरियोसिटी जा चुकी है सर आपकी लाइफ की। क्यूरियोसिटी पैदा करो सर, क्वेश्चन उठाओ, वर्क क्या है। याद रखिएगा, कोई भी चैप्टर आप पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, कभी भी पढ़िए, 2 चीजें आपके दिमाग में पहले आनी चाहिए, सर ये क्या है, व्हाट एंड व्हाई। क्यों पढ़ रहे हैं सर, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है पढ़ने का, दैट वी शुड नो अबाउट दिस वन। क्या है चैप्टर, ठीक है, सो वी हैव टू गो अंडर दिस। फिर उसके अंदर प्रोसीजर हो, व्हाट इज गिवन एंड दैट हाउ वी हैव टू स्टडी, दैट इज डिफरेंट पार्ट्स। ओके, एन इंजन ऑफ अ मूविंग व्हीकल डज वर्क, कह रहा है कि सर जो इसमें मूविंग आपका कार है, इसका जो इंजन होता है वो वर्क करता है। तो ये तो बेसिकली हमारे क्वेश्चन उठा रहे हैं। अब हम समझेंगे कि साहब क्या है वर्क होता क्या है, लेकिन इससे पहले हम और देख लेते हैं सर। एक यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है सर, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे क्रिएट हो रहे हैं सर आपके, अभी माइंड में आएगी एप्लीकेशन पार्ट में, आपके यहाँ केस स्टडीज आती हैं सर, तो केस स्टडी ऐसे ही तो बनेगी सर। अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ, आप कोई स्टोन लेते हैं सर, वहां से ड्रॉप कर दीजिए सर छत से अपने, ठीक है, नीचे की ओर आ रहा है सर, इट इंडिकेट दैट द अर्थ एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्लियर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। तो क्या ये वर्क कर रहा है क्या नीचे आते समय? वर्क नहीं कर रहा है, तो सर बॉडी वैसे आ रही नीचे, फोर्स लग रहा है और मूव भी हो रहा है सर। क्या क्या कंडीशन होती है वर्क के लिए, दैट वी हैव टू नो अबाउट दैट। चलिए, तो अब कंडीशन पे आते हैं जरा सा। वर्क यहां तक तो हमने समझ ही लिया, ये हमने सारी चीज समझी। अब जरा समझिएगा जरा सा वर्क के बारे में। अब हम यहां पर जाने वाले हैं साइंटिफिक डिफिनीशन वर्क की। ये तो हमारे माइंड में क्वेश्चन उठे, क्या बात करने वाले हैं? अब हम बात करने वाले हैं वर्क की साइंटिफिक डिफिनीशन, क्लियर। तो भैया याद रखिएगा, वर्क का बेसिक मतलब साइंस क्या कहता है, पहले मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूं। साइंस कहता है, क्या कहता है साइंस कहता है वर्क 2 चीजों पे डिपेंड करेगा सर। पहली चीज, 2 क्या 3 आ जाएगा, लेकिन पहली कंडीशन, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, क्या सर, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, बहुत सिंपल लैंग्वेज बात कर रहा हूं और आपको ऐसे ही नोट्स करते चले जाना है, पॉइंट वाइज लिखते चले जाना है। अगर आप पीपीटी चाहते हैं तो मैं पीपीटी भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम में ग्रुप बना दूंगा और वहां पर पीपीटी भी अपलोड कर दूंगा, तो ये पीपीटी आपके पास पूरी की पूरी मिल जाएगी, कोई इश्यू नहीं है सर, ठीक है। करा कोई भी ऑब्जेक्ट वर्क करेगी, उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए सर, फोर्स अप्लाई होना चाहिए। कोई व्यक्ति साइकिल से जा रहा है सर, आपका फ्रेंड जा रहा है, अब फ्रेंडशिप में तो यही होता है अक्सर, आप क्या करोगे, पीछे से खींचोगे, बेचारा पैडल मारा, आप पीछे से खींच रहे होते हो सर, आप फोर्स लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो सर? अगर आप फोर्स लगा रहे हो सॉरी अगर आप फोर्स लगा रहे हो सर, तो सर उसके मोशन को इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर आप फोर्स लगा रहे हैं सर, तो सर बॉडी को मूव भी करना होगा, मोशन, यानी कि बॉडी क्या करेगी सर, डिस्प्लेस करेगी। क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी। यहां से हम बनाते हैं डिफिनीशन साइंटिफिक तरीके से। कहता है अ बॉडी इज सेड टू बी डूइंग वर्क, इफ द बॉडी इज डूइंग वर्क, व्हाट इज कंडीशन, if we apply the force of an object and the body will displace or tend to displace, then we can say that the body is doing work. अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाता है और वो ऑब्जेक्ट ट्राई करता है मूव करने का या मूव करता है, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। आप वॉल पे फोर्स लगाइए, मूव नहीं करती, बट आपने ट्राई तो किया, फोर्स तो लगाइए ना, सो बोथ द कंडीशन इज अप्लाइड।
तो सर क्या कर रहे हैं, इफ वी अप्लाइड अ फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट ट्राई टू मूव और टेंड टू मूव, और दे आर मूविंग, दे डिस्प्लेस, देन वी कैन से दैट द बॉडी इज डूइंग वर्क। तो हम ये कह सकते हैं बॉडी क्या कर रही है सर, वर्क कर रही है सर, सिंपल सी लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा तो आगे देख लेते हैं सर, ये हमारी कंडीशन हो गई सर। अब जरा समझते हैं मुद्दे की बात में, यानी कि यहां से हमने एक कंडीशन ले ली कि सर वर्क जो है ना, वहां पर आपका दो कंडीशन होनी चाहिए सर, फोर्स होना चाहिए सर, और आपका क्या होना चाहिए सर, मोशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए सर। देखिए ये आपने इस पे फोर्स लगाया, एक ऑब्जेक्ट टेबल पे रखा हुआ है सर, आपने क्या लगाया सर, फोर्स अप्लाई किया सर, और ये ऑब्जेक्ट मोशन करते करते यहां पहुंच गई सर इस पॉइंट तक, यानी कि ऑब्जेक्ट में फोर्स भी लगाया गया है और ऑब्जेक्ट ने मूव भी किया है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या कर रही है सर, वर्क कर रही है। क्या कर रही है सर, ऑब्जेक्ट वर्क कर रही है सर, क्लियर। लेकिन यहां से हमने कंडीशन, अब यार एक डिफिनेशन ले लेते हैं सर फटाफट, बहुत फास्ट लेंगे, टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी टेंशन लेना, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। जिन जिनको लगता है कि मेरा चैप्टर कंप्लीट नहीं है या मुझे समझ में नहीं आता है, एक एक चीज क्लियर होगी और न्यूमेरिकल भी आपको क्लियर होंगे। सर वर्क इज सेड टू बी डन scientifically when a force applied on a body produce a motion in it. Work is said to be done when force is applied and the body produce a motion. क्या करे सर, produce a motion. That is a condition. अब बहुत सारे लोग कहेंगे ना कि सर मोशन नहीं करेंगे, अभी छोड़ दीजिए, लेकिन सिंपल डिफिनेशन आपको ध्यान रखना है, दिस इज कंडीशन ऑफ वर्क। अच्छा अभी मैं एंगल की कॉन्सेप्ट नहीं ला रहा हूं, एंगल भी लाऊंगा। अच्छा ये तो हमारा वर्क हो गया सर, तो यहां से डिफिनीशन बनती है जाकर के हमारी, ये तो फॉर्मूला भी बना लेते हैं सर, और जिसका यूज होने वाला है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या बन गया सर, वर्क इज इक्वल टू, आप सिंपल लिख लीजिएगा, फोर्स इनटू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। क्या है सर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही तो हमारा वर्क है ना सर, यही तो हमारा वर्क है। साइंटिफिक तौर पे वर्क क्या है हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट, वर्क। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अच्छा चलिए आइए, अच्छा दूसरी कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या सर ले लेते हैं जरा सर, यहाँ थोड़ा समझिएगा। दूसरी कंडीशन लीजिएगा सर, ये फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है सर, वर्क डन इन मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सटेंडेड ऑन अ बॉडी एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अभी मैंने थोड़ा सिंपल सी भाषा में बात किया कि सर जो वर्क होता है वो किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो है ना सर। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर, वर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ आई एम टेकिंग इज अ वेरी सिंपल वे। अच्छा यहां पर कई बार आपसे कहेगा सर वर्क के बारे में बात करिए तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है सर, ये सारी चीजों के बारे में देख लेते हैं, अभी देखेंगे थोड़ा सा फटाफट। अब जरा मैं आपको थोड़ी सी एक चीज और समझा देता हूं सर, लेकिन मैं ये कहता हूं सर आपको, क्या कहता हूं सर, अब मैं थोड़ा समझा देता हूं यहाँ पे, थोड़ा सा एक देख लीजिए एंगल वाली कॉन्सेप्ट। एंगल वाली कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्या है कि सर एक्चुअली फॉर्मूला क्या आपने देखा होगा, ये हमने माना कि सर एक ऑब्जेक्ट है, क्या है सर, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सर, ठीक है, जिसका मास है सर क्या है, m मास ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है, आप इसको खींच रहे हैं सर, ऐसे खींच रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, अप्लाई, यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन दिस वन, आप इस पे ड्रा कर रहे हैं सर, और बॉडी क्या कर रही है सर, इधर की ओर डिस्प्लेस हो रही है सर, बॉडी मूव कर रही है विद अ हॉरिजॉन्टल, यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दिस व्हाट, थीटा एंगल, कितने एंगल से, थीटा एंगल से। तो सर ये आप ये बताओ कि सर आप जब बॉडी को ऐसे मूव कर रहे हो तो बॉडी हॉरिजॉन्टल क्यों मूव कर रही है, क्वेश्चन तो ये उठ रहा है ना, बॉडी को ऐसे वर्टिकली मूव अपवर्ड चले जाना चाहिए था, क्योंकि फोर्स तो आपने ऐसे लगाया सर। तो यहां पे कॉन्सेप्ट आती है वेक्टर की। आपको पता था कि सर कोई भी वेक्टर होता है सर, क्या कोई वेक्टर होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, क्या होते हैं सर, टू कंपोनेंट, वन इज कॉल्ड आपका कौन सा, यहां पे लिख लीजिएगा आप, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। इसको मैं आपको लिख देता हूं, इसको एक को बोलेंगे सर क्या, वर्टिकल, वर्टिकल एंड सेकेंड होता है सर हॉरिजॉन्टल। क्या होता है सर, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल जो कंपोनेंट होता है वो होता है साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा, याद रखिएगा। हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होता है वो होता है कॉस थीटा। क्लियर। अब आपने अगर इसका फोर्स लगाया सर, तो फोर्स का अगर हम बात कर लेते हैं सर, इसको थोड़ा सा समझते हैं, और फोर्स आपने लगाया ऐसे, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एफ का, ये वाला हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये कहलाएगा एफ साइन थीटा। क्लियर। अच्छा अब बॉडी कैसे डिस्प्लेस कर रही, बॉडी यू डिस्प्लेस कर रही है, यू। तो फोर्स एक्चुअली एग्जैक्ट जितना आपने लगाया 10 न्यूटन वो नहीं लगेगा, उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से फोर्स लगता है। बात समझ में आ रही है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से फोर्स लगता है, इसको नोट करते चलिएगा सर आप। तो यहां से रियल एग्जाम आपका क्या बनेगा फॉर्मूला जाकर के, यहां से रियल फॉर्मूला फोर्स का क्या बनेगा, एक्चुअली में फोर्स एफ कॉस थीटा की वजह से लग रहा है, तो यहां से वर्क इज इक्वल टू क्या बना जाकर के, एफ कॉस थीटा। क्लियर, एंगल पे।
अच्छा दूसरा सर, साथ साथ में दूसरा क्या सर, एफ कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा सर, और डिस्प्लेसमेंट कितना किया सर, एस किया सर। क्लियर? तो यहां से फॉर्मूला बन जाता है एफ एस कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है? ये जो कॉस थीटा ये फोर्स के साथ में चलता है, डिस्प्लेसमेंट के साथ में नहीं चलता है सर। और ये थीटा क्या है, लिख लीजिएगा भैया, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला बन गया। बात समझ में आ रही है? तो ये कैसे फॉर्मूला बना जाकर के, अब इसी फॉर्मूले का सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा का सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। बात समझ में आ रही है? इसको नोट भी करते चलिएगा, बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अच्छा, हमने ये देख लिया। अब मैं आपको थोड़ा सा और चीज बता देता हूं सर, थोड़ी सी चीजें मैं आपको और बता देता हूं, फिर अपने पॉइंट पे आ जाता हूं सर। थोड़ी चीजें और बता देता हूं सर। ठीक है, क्या बता देता हूं सर, जरा समझिएगा बात को। मैंने क्या बोला सर आपको, वर्क के बारे में मैंने बोला आपको, वर्क के बारे में मैंने आपको बोला ना सर। तो सर आपने देखा कि सर वर्क जो है, वर्क अभी आपने देखा सर वर्क है सर, तो वर्क का फॉर्मूला हमारा क्या बन गया सर, एफ एस कॉस थीटा। ये हमारा क्या बन गया सर, वर्क का फॉर्मूला बन गया सर जाकर के। अच्छा, वर्क कैसी क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है सर, वर्क सारी चीज लिख लीजिएगा, वर्क कैसी क्वांटिटी है सर, वर्क हमारी स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है सर। अच्छा सर, वर्क स्केलर क्वांटिटी है सर, दूसरी कंडीशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है कॉस थीटा, देखो आ रहा है सर। इसके साथ साथ अगला हमने कहा सर, इसकी सर वर्क की यूनिट क्या होती है सर, यूनिट, यूनिट क्या होती है सर। तो वर्क की दो प्रकार की यूनिट होंगी सर, एक होगी सर क्या, एसआई यूनिट, एक होगी सर क्या, सीजीएस यूनिट। क्या होगी सर, सीजीएस यूनिट। बहुत समझिएगा, मुद्दे की बात समझिएगा सर, क्या होगी सर, सीजीएस यूनिट। अच्छा, अब हमने कहा सर एसआई यूनिट बताइए वर्क क्या होगी, तो वर्क की एसआई यूनिट होती है सर क्या, जूल। क्या होती है सर, याद रखिएगा जूल। सिंबल क्या होगा सर इसका, जे। क्लियर? सीजीएस यूनिट क्या होती है वर्क की, अर्ग होती है। क्या होती है, अर्ग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये बताओ एफ एस कॉस थीटा है ना सर, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है सर, एफ एस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ये बताइए, अच्छा वर्क की क्या और कोई यूनिट लिख सकते हैं क्या, यस वी कैन राइट व्हाट सर, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है सर मीटर। तो सर कॉस थीटा एंगल है सर, इसकी कोई यूनिट ही नहीं है सर, क्योंकि रेडियन में रहता है सर। तो यहां से वर्क की दूसरी यूनिट ही बनाई जा सकती है, एसआई यूनिट सर, अनदर एसआई यूनिट व्हाट, जूल मीटर। क्या हो गई सर, जूल, सॉरी जूल कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, जूल नहीं, न्यूटन, न्यूटन, न्यूटन मीटर। क्या हो जाए सर, न्यूटन मीटर। क्लियर, न्यूटन मीटर। अच्छा न्यूटन, तो सीजीएस यूनिट में न्यूटन की यूनिट क्या होती थी सर, आपको याद होगा, फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है सर, सीजीएस यूनिट फोर्स की होती थी डाइन। क्या होती है सर, कहते हैं ना महंगाई डाइन खाए जाते हैं। और सर डिस्प्लेसमेंट की होती है सर सेंटीमीटर। तो यहां पर इसकी सर क्या यूनिट बन जाएगी सर, डाइन सेंटीमीटर। सर ये भी सी, तो वर्क की सीजीएस यूनिट क्या होगी सर, डाइन सेंटीमीटर बोले या अर्ग बोले, एसआई यूनिट क्या होगी, जूल बोले या न्यूटन मीटर बोले। क्लियर, यू गॉट द पॉइंट। ये सारी चीजें हैं आपकी, कोई कठिन नहीं है सर, आसान है। चलो आगे बात कर लेते हैं सर। तो अपने मुद्दे पे आते हैं, इसको नोट कर जरूर करते चलिएगा, इसे नोट जरूर करिएगा। चलिए आते हैं मुद्दे पे। तो हम लोग कहां पे बात कर रहे थे सर, हम लोगों ने डिस्कशन किया सर किसके बारे में, एक सेकंड मैं आपको थोड़ा सा ठीक है, इसको मैं बाहर कर देता हूं। नाउ यू गॉट द पॉइंट। चलो ठीक है, ठीक है आते हैं सर, ये अपनी स्लाइड आ गई। चलो, तो हम लोग यहां पर डिस्कशन कर रहे थे। तो अब देखो, अब इसी के आगे फटाफट चलते हैं। तो वर्क, मुझे ऐसा लगता है वर्क के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ समझ लिया। वर्क क्या होता है सर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये क्लियर हो गया सर, सारी चीजें क्लियर हो गई। आइए जरा पॉइंट वाइज समझते हैं, और ये जितने भी पॉइंट लिखे हैं सर इनको हल्के मत लेना, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। वर्क कैसी क्वांटिटी है, आपको मैंने अभी बताया, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एक टेंसर क्वांटिटी होती है, लेकिन बताने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं नहीं बताने वाला आपको। पहला, वर्क कैन बी पॉजिटिव, जीरो एंड निगेटिव। ये टाइप्स ऑफ वर्क हैं सर। वर्क के टाइप आपके कितने सर, 3 टाइप होते हैं सर। वर्क कितने टाइप हैं, 3 टाइप है सर। पहला पॉजिटिव वर्क,
दूसरा नेगेटिव वर्क, तीसरा जीरो वर्क। ये वर्क के टाइप है सर, बहुत आसान है सर, वर्क के टाइप है सर। अगला सर कह रहा है नेगेटिव वर्क डन डज नॉट मीन इट अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा डायरेक्शन आ गया नेगेटिव, आप सोचोगे यार माइनस लगा इसका तो डायरेक्शन आ रही है सर, इसका मतलब ये मत सोच लेना कि ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी सर। ये पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहा है, इट्स नॉट मीन दैट वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? वर्क डज बाय फ्रिक्शंस इज नेगेटिव। देखिए जब फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो कैसा लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है। और मोशन आप कर रहे होते सर, आपका जैसे आप चल ऐसे रहे हो सर, मोशन ऐसे कर रहे हो सर, और आपका फोर्स अपोजिट लगता है सर, फ्रिक्शन फोर्स। इसका मतलब एक ऐसा आपका वर्क है नेगेटिव। अभी बात में करूंगा, अभी मैं बात करने वाला हूं, अभी मैं बात करने वाला टाइप्स ऑफ वर्क है, बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको, कभी नहीं भूलेगा सर। ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा इसके बाद क्या सर, कुछ पॉइंट और दिए गए हैं सर, और ये मैंने अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले बताए। यहां से क्वेश्चंस 101% बात बनने वाले हैं, 101% बनने वाले हैं। एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होती है सर, जूल होती है सर, याद रखिएगा जूल होती है। सिंबल क्या होता है, जे होता है सर। एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होती है, जूल होती है। और 1 जूल इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज 1 न्यूटन एंड 1 मीटर, इसीलिए सर 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर भी लिखा जा सकता है। तो न्यूटन मीटर भी हमारी क्या होगी, यूनिट होगी वर्क की। न्यूटन मीटर भी हमारी क्या होगी, वर्क की यूनिट होगी सर। अगर 1 जूल, कई बार 1 जूल की डिफिनीशन पूछ लेता है, तो यार सिंपल सा बताओ यार 1 जूल कब होगा, जब फोर्स 1 न्यूटन अप्लाई किया जाए और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट भी कितना करे सर, 1 मीटर करे, तभी तो 1 जूल पॉसिबल हो सकता है। 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जाए और डिस्प्लेसमेंट भी 1 न्यूटन हो, तो इसी को लिख दिया उन्होंने। 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन 1 न्यूटन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेस इट थ्रू 1 मीटर। सेम ही तो लिखा है सर, ऐसा कुछ है ही नहीं सर, कुछ भी यहां पर तोप सिंह नहीं होता सर। एवरीथिंग कैन बी यू नो व्हाट कैप्चर्ड बाय एनीबॉडी। कुछ भी इस दुनिया में हासिल कर सकते हो सर। याद रखिएगा इस दुनिया में ऐसा कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता जो दूसरे ने हासिल किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, आपके अधिकार क्षेत्र में है सर। आप चाहो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो। इस दुनिया में जितने भी महान बड़े काम किए हैं सर ना, वो सब आम लोगों ने ही किए हैं सर। सर एक लाइन लगी, चैन लगी है सर, आप देखिए ना सर, इतिहास के पन्नों में सर एक नाम लिखे हैं सर, लोगों की यात्राएं लिखी हैं सर पूरी की पूरी। आपको सर जीवन की मोटिवेशन कहते हैं ना सर, आप मोटिवेशन ढूंढते हैं, यूट्यूब में ढूंढते हैं, अलग अलग जगह में मोटिवेशन ढूंढते हैं सर। आपके आसपास ही मोटिवेशन है सर। आप सोचो ना, आपके बॉडी के इतने पार्ट्स हैं ना, आपको वो मोटिवेशन देते हैं सर। बायोलॉजी आपको मोटिवेशन देती है सर, एक्चुअली आपकी बायोलॉजी आपके लिए मोटिवेशन का काम करती है। आप कहते हो दूसरे को देखते हो कभी थकता नहीं सर, क्या आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट हार्ट कभी रुक सकता है, ये रुकता है कभी? 24 आवर काम कर रहा है सर। सोचो अगर 1 मिनट के लिए रुक जाए क्या हालत होने वाली है सर। आप 24 आवर सांस ले रहे हो सर, 2 मिनट के लिए रोक लो, कह दो सर सांस भी जो ले रहा है सर, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टॉप किया जा रहा है, 2 मिनट के लिए रेस्ट लेगा सर। अगर हो जाए तो क्या समस्या आने वाली सर। 24 आवर काम कर रहे हैं और आपकी बॉडी आपको काम करने नहीं दे रही सर, क्योंकि आपका मन पे काबू नहीं है सर। याद रखिएगा आपको पहले अपने इमोशंस, अपने मन पे काबू करना होगा, तभी आप सफलता के मंच तक पहुंच सकते हो। ठीक है, ज्यादा बात नहीं, इस पे पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। तो ये तुम्हारा ऐसा ही हो गया सर। फिर हमने सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क के बारे में देखा, क्या होती है सर, अर्ग होती है। अच्छा ये तो हमारा हो गया सर। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और आपका सीधा सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 101% आता रहता है सर। क्या आता रहता है सर, याद रखिएगा क्वेश्चन कहता है सर रिलेशन बिटवीन व्हाट, रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस। और किसमें, एसआई और सीजीएस में, वर्क में बताना है सर। तो वर्क में एसआई और सीजीएस में रिलेशन होता है 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये आपको रटा होना चाहिए सर, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। क्या होती है सर, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। अच्छा ये तो बच्चा याद कर लेता है, लेकिन एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है, वो उल्टा कर देंगे, वो कह देंगे बताओ अच्छा 1 अर्ग बराबर कितने जूल होगा, 1 अर्ग बराबर कितने जूल होगा। तो यार इसको 10 टू द पावर 7 को नीचे भेजोगे तो 1/10 टू द पावर 7 जाएगा, जब ऊपर आएगा तो माइनस का नहीं हो जाएगा, यानी कि 10 टू द पावर माइनस का 7 जूल आपका बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ बच्चा लोग जल्दी से, बनेगा कि नहीं बनेगा। इसीलिए तो 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7 जूल लिख दिया जाता है सर। ये भी आपको ध्यान में रखना है सर। ये कैसे होता है ये भी बता सकता हूं मैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे होता है समझ लो। अच्छा बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार ये लिख तो दिया, लेकिन बताओ कैसे हो रहा है सर। तो 1 जूल इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 1 न्यूटन मीटर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। क्या होता है, 10 टू द पावर 5 डाइन। अब ये 4th चैप्टर में क्लास 9 में पढ़ाया जाता है आपको, लॉज ऑफ मोशन में 3rd चैप्टर है सर, वहां पढ़ाया जाएगा आपको। और 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2 सेंटीमीटर। इसको आप एडअप कर लीजिए सर, 10 टू द पावर 7 और डाइन सेंटीमीटर। अभी मैंने बताया डाइन सेंटीमीटर होता है अर्ग, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 10 टू द पावर 7 अर्ग। इज अ वेरी सिंपल थिंग, कुछ है ही नहीं सर इसमें, बच्चा लोगों के लिए काम होता है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एमसीक्यू के जमाने में तो कुछ पूछा भी नहीं जाएगा। अगला मुद्दे में आइए, अगले मुद्दे में आइए सर।
अगले मुद्दे में सर कह रहा है देखिए अब ये वॉल है, वॉल पे आप धक्का दे रहे हैं सर, लगा दिए पूरा प्रेशर लगा रहे हैं सर, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सर। क्या है सर, देखिएगा फॉर वर्क टू बी डन बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन अ बॉडी। If the force applied on a body and does not produce a displacement in the body, scientifically work is not done. साइंस कहता है कि वर्क नहीं हो रहा है सर। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और फोर्स बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, साइंस कहता है वर्क नहीं होता है। इसी को उन्होंने बोला जीरो वर्क। उन्होंने नाम दिया लेकिन जीरो का मतलब क्या, कुछ नहीं, अंगा। कहते हैं ना किसी को अंगा बोलो, अंगा माने कुछ नहीं सर, अंगा माने कुछ नहीं, जीरो वर्क, अंगा इज नॉट अंगा। ठीक है, दैट इज कंडीशन। आप यहाँ पे बुक लिए सर, आप बुक लिए पढ़ रहे हैं सर, हाथों में लिए टहलते रहते हैं एग्जाम के पहले। आप क्या करते हैं, पूरे स्कूल बिल्डिंग में आप टहल के पढ़ते हैं सर, ते चिल्ला के पढ़ते हैं। ठीक है, तो सर क्या हो रहा है सर, लेकिन ऑब्जेक्ट तो नहीं मूव कर रही है, आपने फोर्स लगा रहे हैं क्योंकि अर्थ अपनी ओर खींच रही है, ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रही है, वर्क जीरो हो रहा है सर इस कंडीशन में। दैट इज अ गिवन कंडीशन ऑफ दिस वन। क्लियर। तो यहां से हम आपको बताते हैं सर, क्या तीन चीजें बता देते हैं सर, आपको थोड़ा सा क्या बता देते हैं, तीन चीजें बता देते हैं सर। दिमाग में बैठा लीजिएगा सर, दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुत अच्छे से बैठा लीजिएगा दिमाग में। चलो मैं आपको बता देता हूं, तो ये तो आपको समझ में आ गया था। यहां से मैं आपको एक चीज बता देता हूं सर, टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में बता देता हूं, और बहुत ही अच्छे से तीनों टाइप्स ऑफ वर्क आप समझ लीजिएगा। वर्क 3 टाइप होते हैं सर, 3 टाइप होते हैं सर। कौन कौन से होते हैं सर? पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। क्या सर? जीरो वर्क। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब आते जरा इन पे थोड़ा समझते हैं। पहले मैं आपसे कहता हूं सर, पॉजिटिव वर्क कब होगा? बहुत सिंपल कंडीशन याद रखिएगा। पॉजिटिव वर्क कब होगा? व्हेन, पॉजिटिव वर्क के लिए, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया गया और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों क्या हो? सेम ही डायरेक्शन में हो रही हो। क्या हो रहा हो? सेम डायरेक्शन। वैसे बस बना लीजिएगा, आपको बस मजा आ जाएगा सर, मजा आ जाएगा सर। यानी कि फोर्स जब लग रहा हो जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, सेम डायरेक्शन होगा, ऐसी कंडीशन में आपका जो वर्क होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। एंगल के टर्म में अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला होता है W = Fs cos थीटा। क्या होता है सर? Fs cos थीटा। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? अच्छा कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताते चलिएगा सर, क्या आपको मतलब मजा आता है कि नहीं आता है। ऐसा नहीं कि मैं पूरी एनर्जी झोंके दे रहा हूं सर और एनर्जी आपके बगल से निकल जा रही है, आपको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है सर। तो अपना इंटरेस्ट बताते चलिएगा समय के साथ में, और जरूरत होती है सर सामने वाले के हौसला बढ़ाने की। मुझे ही पता चले कि सर आप लोगों को मजा आ रहा है, मेरी बातें समझ में आ रही, कनेक्ट कर पा रहे हो, क्योंकि लॉ ऑफ कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। क्या सर? याद रखिएगा, लॉ ऑफ कनेक्टिविटी। जिस बंदे को ये चीज आ गई ना सर, वो सर दुनिया पे राज करता है। लॉ ऑफ कनेक्टिविटी। न्यूटन को कनेक्ट करना आ गया सर, साइंटिस्ट बन गया सर। अकबर को कनेक्ट करना आ गया सर, इंपरर बन गया सर, फेमस इंपरर, सम्राट। बहुत सारे राजा हुए, लेकिन अशोक और अकबर ही क्यों याद कर किए जाते हैं? लॉ ऑफ कनेक्टिविटी। उसने समझी कॉन्सेप्ट कि हिंदू और मुस्लिम को अगर लड़ाते ही रहेंगे तो सर कभी राज नहीं कर पाएंगे, इसलिए एकता लाओ, यूनिटी लाओ। इसने हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी पैदा की। और शादी सर कभी भी ऐसे नहीं होती है, शादी इंटरेस्ट के आधार पर होती है, इसलिए उसने जोधा के साथ शादी की सर। खुद मुसलमान है और हिंदू राजा के साथ शादी कर रहा है, दोनों के बीच में क्या मैटर 60। आधी लड़ाइयां तो ऐसे ही खत्म हो गई सर रिलेशन के दम पे। लॉ ऑफ कनेक्टिविटी आता है सर। पढ़ाई के साथ यही चाहिए आपको, जिस दिन ये कर लोगे मजा आ जाएगा सर। चलिए कनेक्ट करना सीखो, सिर्फ थ्योरी पढ़ना नहीं है, रियल लाइफ से जोड़ो, कैसे क्वेश्चन करना अप्लाई करो उनको। चलिए आइए मुद्दे पे। तो थीटा के टर्म पे अगर हम बात करें वर्क को, तो अगर कहें हम 0 डिग्री से ग्रेटर आर इक्वल टू एंड थीटा इज ऑलवेज बी लेस देन 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री, ऐसी कंडीशन में जो हमारे बॉडी पे लगने वाला वर्क होगा वो कैसा होगा सर? पॉजिटिव वर्क होगा सर। कैसा वर्क होगा सर? पॉजिटिव वर्क होगा सर। When the theta is greater than or equal to 0 degree or less than or equal to 90 degree, then we can say that the work is doing by the body is positive, not zero, positive. नेगेटिव वर्क पे आते हैं सर। नेगेटिव वर्क पे, नेगेटिव वर्क जरा समझ लेते हैं सर। कह रहा सर अगर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है सर इस डायरेक्शन में, और ऑब्जेक्ट मूव कर रही है सर ऐसे, मूव कर रही है सर अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अपोजिट है दोनों। कैसे सर? अपोजिट डायरेक्शन है सर। ऐसी कंडीशन पे सर क्या होगा सर? अपोजिट है, तो ऐसी कंडीशन पे आपका जो वर्क होगा वो नेगेटिव वर्क कहलाएगा सर। एग्जाम्पल सर, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्या हो सर? थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री। कितना सर? 180 डिग्री। ऐसी कंडीशन पे जो भी आपका वर्क लगेगा वो कैसा होगा सर? नेगेटिव होगा सर। होगा या नहीं? थर्ड कंडीशन जीरो वर्क पे आते हैं सर। जीरो वर्क पे आते हैं सर, इसको भी समझ लीजिएगा सर। जीरो वर्क को अगर हम समझते हैं यहां पर, तो एक चीज याद रखिएगा सर, अगर हम कहें कि फोर्स जहां लग रहा है, माना कि सर फोर्स ऐसे लग रहा है सर, कैसे लग रहा है सर? ऐसे।
समझिएगा बात को। और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, कैसे हो रहा है सर, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सर। तो क्या आपको ये नहीं दिख रहा है कि सर एक दूसरे पे कैसे है सर, परपेंडिकुलर है सर, कैसे है सर, परपेंडिकुलर है सर। मैं आप थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं सर, कैसे है सर, परपेंडिकुलर लग रहा है सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अगर ऐसा हो रहा है सर, परपेंडिकुलर हो रहा है, सो वी कैन दैट इफ थीटा इज व्हाट 90 डिग्री, और ऐसी कंडीशन अगर हो जाती है तो यहां पर वर्क आपका क्या कहलाता है सर, जीरो कहलाता है सर। क्या कहलाता है, वर्क जीरो कहलाता है। ये बेसिकली तीन टाइप है हमारे वर्क के, वर्क के तीन टाइप हैं। क्लियर? तो ये तो समझ में आ गई होंगी चीजें आपको कि सर वर्क हमारा क्या है। क्लियर? अच्छा, तो अब हमने वर्क को अच्छे से समझ लिया, नोट कर लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा। ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। आपके क्वेश्चंस कुछ भी बने, आप एक बार चैप्टर को ईमानदारी से पढ़ लो। आपकी समस्या ये है कि आप चैप्टर को कंप्लीटली तौर पर पढ़ते नहीं हो अच्छे से, आधा पढ़ते छोड़ देते हो, कॉन्सेप्ट इसे लेने के लिए होती। एक बार पढ़ो ना, आप क्यों लगे हो सारे चैप्टर कंप्लीट करने के? 8 चैप्टर आ रहे हैं, 5 चैप्टर आ रहे हैं सर, आप पूरे चैप्टर पढ़ने के चक्कर में सर एक चैप्टर भी क्लियर नहीं कर पाते हो। आप वन चैप्टर क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी मेरे दोस्त, क्लियर हो जाएगी। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, छोटे से 5 चैप्टर, लुच्चे से 5 दिन में कंप्लीट, 5 दिन में चैप्टर कंप्लीट सर। आइए इधर मुद्दे पे आइए सर। ठीक है, तो हमारा ये समझ में आ गया सर। अब हमने वर्क देख लिया सर, एक एग्जांपल देख लीजिए सर। यहाँ पे जीरो वर्क के बारे में बात कर रहे हैं, एग्जांपल देख लीजिएगा सर, बहुत ही आसान सा एग्जांपल है सर। कह रहा है सर वर्क डन, ये हमारी क्या सर, पहले देखिए ये हमारी अर्थ है सर, ये सैटेलाइट इसके सराउंडिंग में क्या कर रही है, मूव कर रही है। सैटेलाइट क्या कर रही है, सराउंडिंग मूव। आपको पता है अर्थ भी रिवॉल्व कर रही है, कैसे रिवॉल्व करती है सर, ऐसे करती है सर, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट रिवॉल्व करती है, ऐसे रिवॉल्व करती रहती है अर्थ भी अपने एक्सिस पे। बट हमें वो नहीं देखना है, वो ज्योग्राफी का पार्ट। ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है सर, रिवॉल्व कर रही है सर। तो क्या उस समय सैटेलाइट के द्वारा किया गया वर्क क्या होगा, वो होता है जीरो। क्या होता है सर, जीरो, बिकॉज आपका अर्थ रिवॉल्व कर रही किसमें, सर्कुलर पाथ में। इस पर लगने वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा, मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं फिर से। अगर ऐसे रिवॉल्व कर रही है सर, और आपका डिस्प्लेसमेंट ऐसे बॉडी का हो रहा है, इसके द्वारा लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमेशा ऐसे लगेगा, यानी कि बनने वाला जो एंगल होगा वो कैसा होगा, 90 डिग्री पर होगा। और इस कंडीशन पे वर्क हो जाता है जीरो। आपको पता है, थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। इसीलिए सैटेलाइट के द्वारा किया गया वर्क जीरो होता है और हमेशा मूव करती रहती। वरना आपके क्वेश्चन उठना चाहिए, यार सैटेलाइट कभी थकती क्यों नहीं है सर, क्योंकि एनर्जी तो फिक्स होगी ना सर उसकी, वर्क ही जीरो होता है। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ सैटेलाइट इज जीरो बिकॉज द फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ अ सैटेलाइट। बात समझ में आ गई ना सर, दैट इज अ कंडीशन। आगे बात कर लेते हैं सर। सिमिलरली वर्क डन बाय द सन ऑन अ अर्थ इज जीरो। अब आपके क्वेश्चन ये भी उठना चाहिए सर दिमाग में, अच्छा ये दो आपकी कंडीशन है, एपेलियन आपकी सन के दो फोकस होते हैं, दो अलग अलग कंडीशंस हैं, दैट विल डिस्कस ऑन दिस, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। कभी ज्योग्राफी में डिस्कशन होगा तो मजा आएगी, ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे हम लोग। बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए ज्योग्राफी के। ठीक है, अर्थ भी तो रिवॉल्व करती है सर, वो बात अलग है कि सर किस फॉर्म में आपकी, इलिप्टिकल फॉर्म में आपकी रिवॉल्व करती है, नॉट सर्कुलर कंप्लीटली नहीं होता है। लेकिन वर्क डन जीरो होगा सर, क्यों सर, यहां पर भी वही कंडीशन आएगी सर। फोर्स जो लग रहा है सर वो कैसा लगता है, परपेंडिकुलर लगता है सर, थीटा 90 डिग्री, वर्क जीरो हो गया सर। कॉन्सेप्ट वेरी सिंपल है सर, क्लियर। क्या कर रहा है, सिमिलरली वर्क डन बाय द सन ऑन अर्थ इज आल्सो भी जीरो। क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया सर, मतलब वर्क तो भैया आपको क्लियर का हो गया होगा, कोई टेंशन नहीं हो रही। अगला सर, व्हेन वी थ्रो अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड the work done by our force is positive whereas the work done by the gravitational force is negative since it act as a direction opposite to the motion of the ball। अब ये क्या है समझिएगा, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल आपने ऊपर फेंकी, आपने फोर्स ऊपर लगाया, मोशन भी ऊपर हो रहा है सर, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं, इसलिए आपके द्वारा जो अप्लाई किया गया वर्क है वो कैसा है सर, वो वाला वर्क हमारा क्या है, पॉजिटिव है सर। कैसा है, पॉजिटिव है। लेकिन अर्थ भी तो उसको खींच रही है अपनी तरफ, तो जब बॉल ऊपर जा रही है एट दैट सेम कंडीशन अर्थ भी अप्लाई कर रही थी फोर्स, और अर्थ हमेशा अपनी ओर करेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लगाएगी, फोर्स लगा रही होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के द्वारा, और मोशन ऐसे हो रहा है, तो अर्थ के द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स उस समय क्या होगा सर, नेगेटिव होगा। लेकिन एक सर्टेन कंडीशन में पहुंचने के बाद फिर बॉल नीचे आने लगती है सर, तो सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, वहां पर भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, उस कंडीशन में अर्थ का पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। सो इट डिपेंड ऑन अ सिचुएशन, it depend on a situation, we have to understand the concept, we don't have to go in such a way that in a puzzle way, just for the purpose when the ball falls back the work done by the gravitational force is positive। वही लिख दिया सर हमने, जब वापस आएगी तो डायरेक्शन तो सेम हो गई ना सर, जिधर मोशन हो रहा है वैसे फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, हो गया सर। ये हमारी कहानी थी सर छोटी सी, किसकी, वर्क की कहानी थी। किसकी कहानी थी सर, वर्क की।
मजा आया कि नहीं आया सर? अब हमको थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, किसके बारे में? अब हम लोग चर्चा करेंगे सर एनर्जी के बारे में, क्योंकि काफी समय हो गया वर्क के बारे में चर्चा करते करते। अब आ जाते हैं एनर्जी के बारे में, और एनर्जी पे हमें ज्यादा फोकस, टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं सर, ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं सर, ठीक है। चाय मेरी ठंडी हो गई, अरे कोई बात नहीं, ओके। टी ब्रेक आप लोग ले सकते हैं, लंबा हो रहा है वीडियो थोड़ा सा, कोई बात नहीं है, बट फिर भी हम लोग टॉपिक को खत्म करेंगे। समझिएगा बात, मुद्दे की बात समझिएगा सर, क्या है सर, क्योंकि इसके बाद हमें न्यूमेरिकल लगाने, तो मैं इसी वीडियो में इसको कंप्लीट कर दूंगा सर, आपका इसी वीडियो में कंप्लीट करूंगा सर। एनर्जी के बारे में बात करते हैं, थोड़ा फटाफट आते हैं सर एनर्जी के बारे में। देखिए एनर्जी के बारे में बोलते हैं, एनर्जी इज एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। कोई भी आप काम करते हैं ना, कहते हैं तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, देख लेंगे सर, आइए अखाड़े के मैदान में देखते हैं सर कितनी ताकत है। एनर्जी की बात तो आ रही ना सर। एनर्जी क्या है? आपके एबिलिटी, काम करने, कैपेसिटी, व्हाट कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, आपकी कैपेसिटी कितनी है वर्क को करने की, ये कौन देगा? आपका एनर्जी बताता है। लेकिन ये सर कैसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर वर्क के, जितनी एनर्जी को उतना ही तो काम कर पाओगे ना सर, एक्स्ट्रा नहीं कर पाओगे सर। एनर्जी लॉस, आप धड़ाम पड़े बेड में, सुबह से शाम तक वर्किंग कंडीशन में है, शाम तक आपका ब्रेन बिल्कुल एकदम कंप्लीटली थक चुका होता है, वॉश हो चुका होता है, आप बेड में सो जाते हैं सर। क्यों? बॉडी की एनर्जी लॉस हो चुकी है। वो रिगेन करता है, नींद में आप क्या करते हैं? एनर्जी रिगेन करते हैं। 2 घंटे बाद आप जगते हैं, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, एनर्जी बैकअप कर रहा है सर, वो उसका काम सिर्फ इतना है सर। द अमाउंट ऑफ एनर्जी possessed बाय द बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन बी व्हेन द एनर्जी इज रिलीज्ड। वही तो काम करवा रहा है ना सर। तो यहां पर कुछ चीजें लिखी हैं, फटाफट उनको देख लेते हैं जल्दी से। एनर्जी कैसी क्वांटिटी है मेरे दोस्त? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी सेम होगी जो वर्क की होती है, जूल, सिंबल भी वही होगा। सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क की वही होगी जो जूल एनर्जी की है, यानी कि एनर्जी की भी हमारी यहाँ पे अर्ग हो जाएगी। रिलेशन भी वही रहेगा, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, या 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग जूल, यानी कि अर्ग में होगा तो जूल में हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ एनर्जी, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, ठीक है ना। इसके बाद आपको पता है इसके 2 टाइप होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं, इनके बारे में जरा समझिएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं। अगर पहला कंडीशन आता है सर क्या? मैकेनिकल एनर्जी। क्या होता है सर? मैकेनिकल एनर्जी। इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। किसके बारे में? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होता है सर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है सर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1/2 mv²। इसका हम बाद में देख लेंगे सर, 1/2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है सर फॉर्मूला? पोटेंशियल एनर्जी का होता है mgh। क्या होता है सर? mgh। ये फॉर्मूला होते हैं सर, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमको देखना होगा, डेरिवेशन करना नहीं है क्योंकि अब एमसीक्यू का जमाना है सर। चलो आगे देख लेते हैं सर। इसमें सर और भी कुछ चीजें दी गई हैं। क्या कर रहे हैं? हीट एनर्जी के बारे में आपने देखा होगा, लाइट एनर्जी के बारे में आपने देखा होगा, साउंड एनर्जी सुना होगा सर आपने, केमिकल एनर्जी सुना होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सुना होगा, मैग्नेटिक एनर्जी सुना होगा, न्यूक्लियर एनर्जी सुना होगा। इनका ट्रांसफॉर्मेशन भी हम देख लेंगे सर, 2 मिनट में हो जाएगा हमारा टॉपिक, ठीक है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, इसके बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन एज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और चेंज इन शेप। क्या दे? द एनर्जी विच इज possessed बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। एक सिंपल लैंग्वेज आप याद करते थे ना, वही तो लिखा है सर, एनर्जी possessed बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। क्योंकि टाइम कम है, थोड़ा मैं फास्ट चलूंगा, इस पे फास्ट चलूंगा, इसलिए आप पकड़िएगा। क्या होगा सर फॉर्मूला? mgh। हाइट जितनी बढ़ती चली जाएगी सर, हाइट उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी उसके शेप के आधार पर भी डिफाइन की जाती है, पोजीशन और चेंज इन शेप। चेंज इन शेप में भी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी आपकी गेन करेगा सर। इसीलिए देखिए आपको दिखाया जा रहा है सर, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं सर, किसी आप बॉक्स में आप क्या कर रहे हैं सर, हैमरिंग कर रहे हैं, बार बार हथौड़ा मार रहे हैं सर, उसका शेप चेंज होगा सर। एग्जांपल, रेज्ड हैमर पॉसेस द पोटेंशियल एनर्जी। सर आ गया सर, दिस इज कॉल्ड, आपने उठाया पोजीशन लिया सर, एनर्जी, दैट इज कॉल्ड, और उसी एनर्जी को तो आप देते हैं सर नीचे जाकर, दैट कंडीशन, ठीक है। आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए सर, आगे सर, इधर देखिए सर, ये थोड़ा सा आपका दिया गया, ये वाटर स्टोर है सर, ये वाटर है सर, एक आपके टंकी है सर, इसमें वाटर स्टोर है सर। क्या कह रहा है सर? वाटर स्टोर्ड ओवरहेड टैंक्स पॉसेस पोटेंशियल एनर्जी। आपके घर में बनी होती है सर, टंकी होती है सर, टैंक होता है सर, उसमें वाटर होता है सर, कौन सी एनर्जी गेन कर रखा है उसने सर? पोजीशन गेन कर रखी ना एक हाइट पे, पोटेंशियल एनर्जी सर। वाटर व्हेन रिलीज इट मेड टू फ्लो, वर्क इज डन, दिस पोटेंशियल एनर्जी। यही तो सर जब फ्लो करता है तो कौन है? अब सोचो ना, अब देखो ये सारी चीजें आपने कभी सोची नहीं है सर। आपने टैप ऊपर किया सर, पानी नीचे की ओर आना चालू कर दिया, क्यों भाई? वर्क कैसे करने लगा वाटर? क्योंकि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, उस पोटेंशियल एनर्जी ने उसको वर्क करने में हेल्प किया। जब ग्राउंड लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी होती ही नहीं है सर, जीरो होती है, इसीलिए तो पानी ऊपर नहीं जा सकता सर। ये सोचने, अब आपको लगे कि यार ये नीचे आता है तो आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है सर। एवरीथिंग हैव अ
कंडीशंस, सो वी शुड नो अबाउट दिस। ठीक है ना, क्यूरियोसिटी उठाओ यार, अपने दिमाग को जलाओ, दिमाग को जला दो, कूड़े वाले दिमाग को, नया दिमाग पैदा करो, माइंड को। सर आप स्प्रिंग को खींचते हो सर, खींचते हो सर, पोजीशन देते हो ना सर, उसको फोर्स लगाया सर आपने, स्ट्रेच किया, पोटेंशियल एनर्जी। चलिए आगे बात कर लेते हैं सर, थोड़ा फास्ट चलेंगे सर चीजों को। वही दिया गया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंप्रेसर व्हेन वी स्प्रिंग इज रिलीज, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग डज वर्क ऑन द बॉल एंड द बॉल स्टार्ट मूविंग। आपने उसको खींचा, स्ट्रेच हुआ, पोटेंशियल एनर्जी गेन, जैसे छोड़ा, मूव किया, किसकी वजह से मूव कर रहा है? पोटेंशियल एनर्जी की वजह से मूव कर रहा है, उसने वर्क कराया है। समझे साहब को? हाँ, वो बात अलग है, रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है सर। आपने खेला होगा बचपन में कभी, आपने तो नहीं खेला होगा, लेकिन खेला जाता, बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। पहले के दौरान में राजा महाराजा ही करते थे, राजकुमारियां होती थी, वो महल में बैठी हैं, आराम से खेल रही हैं। आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी आपने, उसकी जो वाइफ होती है, बाजीराव जब एंटर करता है तो वो दीपक बुझा रही होती है ऐसे करके, ठीक है, नहीं बुझा पाती है सर। ये सब क्या है? बड़े बड़े लोगों की चोचले होती हैं सर। इसी प्रकार लोग गुलेल से ही मारते रहते हैं, पत्ते तोड़ते रहते हैं सर। यही कंडीशन यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं सर? अब इसको मुझे इंग्लिश में नहीं पता क्या बोलते हैं, क्योंकि मैंने कभी ऐसा खेला नहीं है। हिंदी में तो शायद इसको कुछ बोलते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज। आपको पता हो तो बता दियो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में। तो सर इसमें क्या करते हैं? पत्थर लगा कैसे मारते हैं सर? दूर जाएगा सर। क्यों? पोटेंशियल, आपने खींचा, स्ट्रेच दिया सर, इसने एक स्ट्रेच गेन किया, पोजीशन लिया, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, जैसे आप छोड़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी वर्क करेगा और स्टोन जाएगा आपके निशाने पर। दैट इज कॉल्ड दिस वन। ये है सर एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन होता है सर। बात समझ में आ गई? काइनेटिक एनर्जी पे आइए, काइनेटिक एनर्जी पे आइए सर। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी डिफाइंड द एनर्जी बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। कोई भी बॉडी जो एनर्जी पजेस की गई है ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ ही रखा है, 1/2 mv²। क्या होता है? 1/2 mv² सर। और इसके बाद आपको फॉर्मूला देख लीजिए। अच्छा, कई बार मोमेंटम के टर्म में पूछ लेता है। किसके टर्म में? मोमेंटम के टर्म में। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, उसके बाद मोमेंटम बताता हूं। अ मूविंग क्रिकेट बॉल पजेस द काइनेटिक एनर्जी। दिख ही रहा सर, क्रिकेट की बॉल मूव करती हुई जा रही है, अब मूव कर रही है तो एनर्जी कौन सी होगी सर? अच्छा, मैं काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। रिलेशन, इसको आप याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। किसके बीच में? पोटेंशियल एनर्जी। क्या सर? नॉट काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, क्या मैं लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मोमेंटम, 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 ठीक है, मोमेंटम। मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी से करते हैं। और मोमेंटम क्या होता है? याद रखिए, मोमेंटम पी होता है mv, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो कह रहा है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है? बहुत आसान है सर। देखिए सर, k इज इक्वल टू आप लिखेंगे 1/2 mv²। कोई बात नहीं, हमने 1/2 लिख रखा है, ऊपर हमने एक m का मल्टीप्लाई कर दिया तो m² हो जाएगा, तो डिवाइड भी करना होगा। v² लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं सर। हमने क्या किया? 1/2 mv को एक साथ लिख दिया और होल स्क्वायर कर दिया, नीचे m लिखा रहने दिया। इधर क्या है? k है। इस 2m और k को क्या करिए? k के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या इसको हम ये नहीं लिख सकते सर? क्या नहीं, ये नहीं लिख सकते? 2mk, और इधर हो जाएगा सर क्या? mv²। और mv का मतलब होता है p, p मतलब p², और जैसे आप स्क्वायर हटाएंगे इधर अंडर रूट लग जाएगा। तो यही रिलेशन निकल के आ गया, p इज इक्वल टू √2mk। k क्या है? काइनेटिक एनर्जी। दिस इज व्हाट रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है एमसीक्यू में, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल है, नोट करते चलिएगा। चलो आगे बात करते हैं सर, आगे बात कर लेते हैं सर। ये देखिए, गांधी जी मतलब कहते थे कि आप 1 सेकंड भी आप फुर्सत में बैठे, टाइम वेस्ट मत करिए, समय ही मूल्यवान है। टाइम इज अ प्रीशियस, टाइम इज अ मनी। दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकते हो, लेकिन समय को वापस नहीं ला सकते मेरे दोस्त। इसलिए गांधी जी देखिए, चरखा, कपड़े बिनते रहते थे सर। ये सर काम क्या? मशीन है सर आपकी, ठीक है ना। इसमें क्या है? कॉन्टिन्यूसली वर्क करते रहते हैं सर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है सर? ये सर सिंबल है सर मोशन का। चरखा बना हुआ है सर, आपने देखा होगा ना चरखा, आपने देखा होगा सर। आपने देखा होगा हमारा जो फ्लैग है सर, तिरंगा, ठीक है ना सर। वहां पे बीच में आपका ऐसा बना हुआ 24 आपकी लाइन्स है, 24 लाइन्स है सर, ऐसे से। इसका क्या रिप्रेजेंटेशन होता है? 24 लाइन्स, दैट यू हैव टू डू वर्क कॉन्टिन्यूसली। हमेशा प्रोग्रेस करते रहिए, 24 घंटे अपने सतत रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए सर। डोंट वेस्ट टाइम। आप क्या करते हैं? गॉसिप में ही 2-3 घंटे निकाल देते हैं सर। कोई बात नहीं, आगे आइए सर। पावर बहुत खत्म हो रहा है, टॉपिक एंड हो रहा है सर। टॉपिक लास्ट पोजीशन में पहुंच चुका है, अंतिम अवस्था में। बस 5 मिनट ले लूंगा, 5 मिनट में आपका पूरा टॉपिक क्लियर, 5 मिनट पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। पावर, आइए। पावर क्या है? पावर, पावर क्या होता है सर? कहते हैं ना, पावर देख लेंगे तुम्हारी पावर। लाइट, लाइट पावर।
देखिए पावर जो होती है ना उससे ग्लो होता है। आप कहते हैं ना, कई बार देखा होगा तुमने, बहुत जो पुराने लोग होते हैं आपके घरों में होंगे, लाइट आता है ना तो कहते हैं पावर आ गया। आपने शायद कभी सुना हो, वो लोग लाइट नहीं बोलते, वो लोग ये नहीं कहते सर इलेक्ट्रिसिटी आ गई, पावर आ गया, पावर हाउस बोला जाता है। इसका मतलब क्या है, पावर का सीधा संबंध एनर्जी से है, ठीक है ना। सुंदरता, पावर आता है क्या होता है, बल्ब जल जाता है, ग्लो हो जाता है। मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं सर, लाइफ में ना आप क्या करते हैं सर, अपने इस चेहरे में सुंदरता हासिल करने के लिए ड्रेसअप करते हैं सर, आप बढ़िया बढ़िया क्रीम पाउडर सब कुछ लगाते हैं सर। ये जो चेहरे का ग्लो है ना सर, वो इससे नहीं आने वाला सर। चेहरे का ग्लो आता है एनर्जी से, चेहरे का ग्लो आता है पावर से। जब पावर आती है ना तो सर उसके साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से लाइट निकलती है, ग्लो होता है। तो आप अपने अंदर, चेहरे के अंदर आपको अगर ग्लो लाना है ना तो अपने अंदर ताकत पैदा करो, एनर्जी पैदा करो, पूरी दुनिया पूरी कायनात आपके साथ होगी सर। और अगर एनर्जी नहीं होगी, आप कितना ही पीओपी लगा लो अपने चेहरे में, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला सर, ध्यान रखिएगा। तो पावर बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी। पावर इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड व्हाट, पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। सिंपल सी लैंग्वेज में रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इसलिए पावर इक्वल टू क्या लिखा, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। यहां से फॉर्मूला बन रहा है सिंपल सा, तो P इज इक्वल टू क्या बन गया सर, W अपॉन T। क्या बन गया, P इज इक्वल टू W अपॉन T। सिंपल सा फॉर्मूला है सर, जरा समझिएगा। पावर इज इक्वल टू एनर्जी भी लिख सकते हैं, इसीलिए पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम भी लिख दिया इन्होंने। क्या लिख दिया, पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम अपॉन टी। यानी कि आप एनर्जी लिखें, वर्क लिखें, एक ही चीज तो है। तो पावर इज इक्वल टू आप वर्क अपॉन टाइम लिख दें, या पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम लिख दें, एक ही चीज होता है मेरे दोस्त, एक ही चीज होती है। अच्छा एक चीज और यहाँ समझ लीजिएगा, एक फॉर्मूला बहुत यूज किया जाता है, तो इसलिए इसका न्यूमेरिकल में बहुत यूज होगा। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होगा, और वर्क बराबर आप लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है सर वेलोसिटी, इसलिए फोर्स इनटू वेलोसिटी भी पावर कहलाता है। नया फॉर्मूला होगा, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, ध्यान रखिएगा सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज द थिंग। और लास्ट कंडीशन पे आ चुके हैं सर हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। लास्ट कंडीशन में आ चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ऑलवेज बी कंजर्व। दैट्स अ वेरी सिंपल फंडा। चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। यहां पे मैं कुछ चीजें आपको लिख रहा हूं सर, पहले समझिएगा। यहां पर डिवाइस एनर्जी इन फर्स्ट फॉर्म आपका, दूसरे फॉर्म में जा रहा है एनर्जी फॉर्म थर्ड, जो अभी अलग अलग चीजें हैं। अब बॉडी अगर थ्रो करते हैं अपवर्ड, बॉडी अगर अपवर्ड थ्रो करते हैं सर, तो एनर्जी का फर्स्ट फॉर्म क्या चेंज हो रहा है सर, काइनेटिक एनर्जी। दूसरा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी से धीरे धीरे किस एनर्जी में गेन करेगा, ऊपर जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जाएगा, ठीक है। ये सिंपल फंडा है, समझिएगा। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं सर, अगर बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर किसी हाइट से गिर रहा है सर, तो पहले उसने कौन सी एनर्जी गेन कर रखी है, पोटेंशियल गेन की हो, धीरे धीरे मूव करना चालू करेगा नीचे, और इसने पोटेंशियल से किस में चेंज हो रहा है, काइनेटिक में चेंज हो रहा है। किस में चेंज हो रहा है, पोटेंशियल से काइनेटिक में चेंज हो रहा है सर। ये थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा। थर्ड कंडीशन पे आइए सर, मैं आपको एग्जांपल देता जाऊंगा। थर्मो इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन जो बने होते हैं, थर्मो इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन, क्या होगा सर, वहां केमिकल एनर्जी ऑफ अ कोल, आपने सर जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना कोल से बनती इलेक्ट्रिसिटी, हीट जनरेट करेगी और वहां से इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी। तो सर कौन सी एनर्जी दे रहा है सर, केमिकल एनर्जी ऑफ कोल, वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, हीट एनर्जी में, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही। तो फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ध्यान रखिएगा, ट्रांसफर हो रही है सर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बना होता है सर, वाटर स्टेशन में, वहां पे वाटर स्टोर होता है सर हाइट में, वो टरबाइन में गिरता है, टरबाइन रोटेट करती है, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है सर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर स्टोर्ड एंड इट मूव व्हाट, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि टरबाइन रोटेट कराएगी सर, ठीक है। दैट इज द कंडीशन ऑफ, और क्या जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो जाएगी। तीसरी कंडीशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन। फिर आइए सर, न्यूक्लियर पावर स्टेशन में न्यूक्लियर जो होते हैं आपका, जैसे यूरेनियम है सर, उसका यूज करते हुए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं सर। इसका मतलब कौन सी एनर्जी से कन्वर्ट हो रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी से हीट एनर्जी निकलेगी, और वो कन्वर्ट कर देगा सर किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो सर पहले न्यूक्लियर से हीट एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सर ये सिंपल सर स्टेट्स हैं आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की, क्लियर। आगे आइए सर, सर विंड मिल आपकी इलेक्ट्रिसिटी की, देखा विंड मिल होती है ना सर, आपकी हवा से, जो आपकी एयर, आपकी वायु से, एयर से सर, आपकी विंड से आपको क्या करते हैं सर, एनर्जी आपकी प्रोड्यूस की जाती है सर। तो सर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी विंड की है सर, उसने क्या कर दी सर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि टरबाइन को रोटेट किया, और टरबाइन रोटेट होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में आपका हेल्प किया जाता है सर। माइक्रोफोन इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, माइक्रोफोन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, क्योंकि आप सारे तो गेस कर सकते हो, इसको ध्यान रखिएगा। माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। दीज आर द बेसिक सिंपल फंडा। ये आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जो कि आप सब जानते हो, और ये आपके बारे में दिया गया है।
मजा आया कि नहीं आया सर? आज का ये चैप्टर देखिए, हम लोगों ने सारे टॉपिक्स क्लियर किए। फिर से मैं आपको बता देता हूं हमने कौन कौन से टॉपिक क्लियर किए और मजा आया हो। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं, सुन लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। वर्क, ये तो हमारा टॉपिक है। क्या मैं बता रहा हूं मैं आपको क्या क्या हम अब करने वाले हैं वर्क पे और कैसे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं। वर्क होता क्या है, कैसे पॉजिटिव, जीरो, निगेटिव क्या है, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पावर, ट्रांस, आपका एक दूसरे से कन्वर्जन और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में आप जानते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि प्रूविंग इसकी महत्वपूर्ण होती थी, अब वो एग्जाम में आ नहीं सकती क्योंकि एमसीक्यू है सर। तो बस याद रखना, आपकी एनर्जी ऑलवेज भी कंजर्व होती है सर, वो कभी चेंज नहीं होगी सर। अच्छा, अब मैं आपको ये बता देता हूँ सर, अब हमने प्रैक्टिस करना है सर। अब एमसीक्यू का अगला वीडियो हमारा एमसीक्यू का होने वाला है सर। एमसीक्यू में हम क्या कर रहे हैं सर, एमसीक्यू में कुछ पब्लिकेशन की बुक चल रही है सर एमसीक्यू में, आईसीएसई बोर्ड में, जिनमें से आपका ओशवाल हो गया सर, अरुणदीप हो गया। प्रयास मैं ये करूंगा कि सर अरुणदीप की एक बुक है आपकी, अरुणदीप, आप उसको लगा भी रहे होंगे, अच्छे लेवल भी के क्वेश्चन भी पढ़े हैं उसमें, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पढ़े हैं सर, कोई नो डाउट कि ऐसा नहीं कि सिंपल पढ़े हैं। इस अरुणदीप के जो भी क्वेश्चन होंगे सारे आपके वर्क, एनर्जी एंड पावर के, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको लगवाने वाला हूं, सारे क्वेश्चन यहीं पे, यानी कि आप नहीं भी पढ़ोगे ना तो अच्छा जो डाउट होगा सब क्लियर होता चला जाएगा यहां से, ठीक है। तो बस इसी प्रकार हर चैप्टर की कॉन्सेप्ट जाएगी, पहले मैं आपको थ्योरी दे दूंगा, फिर मैं उसको न्यूमेरिकल लगवा दूंगा, मजा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, एग्जाम का समय, नींद भी लेते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, फालतू का डिस्कशन बंद कर दीजिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो आपकी फेसबुक यूनिवर्सिटी है, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी है, इस सबको ब्लॉक करिए कुछ समय के लिए और अपना मन लगाइए, अपनी शिद्दत के साथ जुट जाइए पढ़ाई की ओर, क्योंकि अल्टीमेटली आपके साथ सिर्फ यही चलने वाला है, बाकी और कोई नहीं चलने वाला है। जय हिंद, जय भारत।